ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो रोज की तरह सबसे पहले और जो सबसे अहम है आज के दिन में वो है ग्लोबल क्यूज। वहां पर अगर आप नजर डालें तो डाउ में फिर से मुनाफा वसूली देखने को मिली। इनफैक्ट लगातार तीसरे दिन आशीष हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजारों से काफी नेगेटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट डाउ जोन्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2.25% की जोरदार गिरावट जो है हमें देखने को मिली और 27,500 के आसपास डाउ पहुंचता हुआ नजर आया। और खासकर नैस्डैक पे आशीष अगर आप नजर डालें तो पिछले 3 दिनों में ऑलमोस्ट 11% का फॉल हमें इनमें देखने को मिल चुका है। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो है वहां पर भारी मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही है। खासकर टेस्ला और एप्पल में अगर आप देखें तो 20% और 8% की गिरावट हमें उन दोनों स्टॉक्स में भी देखने को मिली। साथ ही अगर आप देखें तो यूएस चीन के बीच में कहीं ना कहीं वापस से तनाव थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक सेमीकंडक्टर कंपनी है, तो वैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब थोड़ी सी इस पर सोच विचार कर रहे हैं कि उनको फर्दर जो है कामकाज यूरोप अमेरिकन मार्केट्स में करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो वो एक काफी बड़ा कंसर्न कहीं ना कहीं बना हुआ था। अब देखना होगा कि किस हिसाब से भारतीय बाजार पैन आउट होते हैं। यूरोपियन मार्केट से भी जो है बहुत अच्छे संकेत हमें देखने को नहीं मिले। इनफैक्ट जर्मनी और फ्रांस के जो इंडेक्स हैं वो भी करीब 1% लुढ़कते हुए नजर आए। और ब्रेंट क्रूड आशीष यहां पर नजर डालिए, आप देखिए कल के सत्र में ऑलमोस्ट 7% तक की गिरावट इसमें भी देखने को मिली। तो कच्चे तेल में लगातार जो है हमें कहीं ना कहीं फॉलिंग ट्रेंड एक देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अब तक 11 से 12% की गिरावट वहां पर भी आ चुकी है। बिल्कुल कुशल, विदेशी बाजारों के से देखें और खासतौर पर कमोडिटीज़ में देखें तो कमजोरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी में आप फिलहाल देखिए कामकाज हो रहा है, वहाँ से भी यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आज कमजोरी के साथ ही शुरुआत देखने को मिलेगी। हालांकि देखना ये अहम होगा कि कमजोरी के बाद जब शुरुआत होती है तब और गिरेंगे या फिर वहाँ से हम एक रिकवरी देखेंगे, ये देखना अहम होगा। लेकिन जो आज की लिस्ट है, फोकस लिस्ट हमारी, इसके ऊपर फोकस करते हैं। और सबसे पहले कुशल ये बताइए कि आज जो है खरीदारी वाले स्टॉक्स कितने, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके पास लिस्ट में आज काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं वो बिकवाली वाले होंगे। बिल्कुल आशीष, क्योंकि संकेत तो नेगेटिव लग रहे हैं खासकर। और उसके बाद अगर आप भारतीय बाजारों की बात करें तो इंडिया चाइना के बीच में जो अभी फेस ऑफ चल रहा है उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है कि हमें इंडियन मार्केट्स में देखने को मिले। कल की जो फॉल है हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर जिस आपकी सूची है 2 या 3 स्टॉक्स जो है मेरी खरीदारी के हैं, बाकी सारे बिकवाली के हैं। आपका कैसा सेटअप है? कुशल, बिल्कुल मैं भी अपनी लिस्ट में फोकस करूं तो करीब 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉक मेरे पास ऐसे होंगे जो लगभग मैंने जो है बिकवाली के चुने। तो आपने आज बैलेंस टीम बना के रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं कैसा एक चार्ट्स में देख रहा था और एक इंडिकेटर को मैं बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ जिसे सुपर ट्रेंड कहा जाता है। अब सुपर ट्रेंड को जब मैंने डेली चार्ट पर प्लॉट करके देखा तो कहीं ना कहीं अब उसके आसपास बाजार आ गया और बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट की तरह भी सुपर ट्रेंड काम करता है। जल्दी ब्रेकडाउन होता नहीं है, लेकिन ब्रेकडाउन होता है तो तेज गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सपोर्ट से एक बाउंस एक्सपेक्टेड और हो सकता है कि तेज गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार में रिकवरी देखने को मिले। लेकिन इंटरेस्टिंग सेशन होगा और सबसे पहले जो जितने भी ट्रेडर्स हैं सबसे एक उम्मीद है कि आप जो है इंपल्सिव ट्रेड नहीं लेंगे आज, बिल्कुल, और स्टॉप लॉसेस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे क्योंकि बाजार जो है दोनों तरफ के ट्रेड्स दे रहा है। ऐसे में चॉपीनेस भी बाजार में बहुत ज़्यादा है। जब आप नीचे की पोजीशन लेंगे तो बाजार रिकवर कर जाएगा, रिकवरी के बाद जब आप बेचेंगे तो वहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आज की जो सेशन कैसा होता है। शुरुआत कर लेते हैं आज की जो फोकस लिस्ट है उसके साथ। पहली जो कैटेगरी है बेहद इंटरेस्टिंग होती है, कैश का शेयर। ऐसा स्टॉक कैश सेगमेंट से जहाँ पर ट्रेडिंग के आपको ढेर सारे मौके मिलते हुए नजर आएंगे। देखिए इसमें मैंने बहुत ही फंडामेंटली बेहतर कंपनी चुनी, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस। स्टॉक को आप अच्छी तरीके से जानती हैं। मालामाल वीकली में इस स्टॉक को हमने कवर किया था और वहाँ से आप देखिए कितने बेहतरीन रिटर्न देखने को मिले थे। फंडामेंटल से तो आप सभी जो है वाकिफ हैं, लेकिन टेक्निकली भी अगर आप देखें तो स्टॉक मुझे बेहद पसंद आ रहा है। जिस तरीके का स्ट्रक्चर मैं वीकली चार्ट्स पर देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। डीलिस्टिंग का एक ऑलमोस्ट अब तो डिसाइड कर ही लिया मैनेजमेंट ने कि इससे की डीलिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरीके से कमज़ोर बाजार में भी मिड कैप आईटी स्टॉक्स में जो मोमेंटम है कुशल, इस पर गौर करना होगा। पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि जो मिड कैप आईटी स्पेस के स्टॉक्स हैं इन्होंने पूरे ही बाजार को, पूरे ही सेक्टर को अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म किया है। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस गिरते हुए बाजार में भी अगर आप देखें तो कल अच्छी वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं मेरा एक भरोसा है स्टॉक में, अगर ये चलेगा नहीं तो गिरेगा भी नहीं। बहुत सेफ बेट होगी ऐसे कमजोर बाजार में जब आईटी स्टॉक्स के साथ आप जाएंगे। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन पैटर्न बहुत बढ़िया, शानदार है और मुझे लग रहा है कि 76-55 की क्लोजिंग है। 80 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 74 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में आपको फिर से कह रहा हूँ आपको लगाना होगा। कुशल, कैश में आपने कौन सा स्टॉक चुना है आज?
बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट आपने मिड कैप आईटी काउंटर ये जो चुना है, आप देखिए जिस हिसाब से रुझान बना हुआ है, हैप्पीएस्ट माइंड का जो आईपीओ आया है वहां पर भी काफ़ी शानदार रिस्पांस हमें देखने को मिला है। आज इनका आईपीओ बंद होता हुआ दिखेगा, तो देखना होगा कि किस हिसाब से एक्सचेंजिंग सोल्यूशंस आज इसमें इस दौरान परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। बट बहरहाल कैश की सूची में मेरा जो स्टॉक है वो है जेके पेपर का। इनफैक्ट ये जो पेपर सेक्टर है, इनफैक्ट आशीष अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था। और यहाँ पर जब भी हमारी इनके मैनेजमेंट से बात हो रही थी तो यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जब स्कूल्स खुलते हुए दिखेंगे तब इनकी डिमांड जो है वो वापस से लौटती हुई नजर आएगी। और कल जो है हेल्थ मिनिस्ट्री से ये एसओपी निकल कर आया है कि 21 सितंबर से 9 से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकेंगे, ऑफकोर्स जो है गाइडेंस में और पर्टिकुलरली जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसके अंडर। पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो है अब इस स्पेस के लिए जागती हुई नजर आ रही है, जिस हिसाब से स्कूल्स वगैरह जो है अब खुलते हुए दिखेंगे। तो उस एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो जेके पेपर मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रेंथ इसमें बिल्डअप हो सकती है। और यहाँ पर इसीलिए आपको खरीदारी करने की राय है। कैश स्पेस में 97.5 का आपको इसमें लक्ष्य बनाना होगा और 91 रुपीज़ का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो ये तो हो गई कैश स्पेस की बात। अब जो अगला कैटेगरी हमारी वो है फ्यूचर्स की। तो आज के फ्यूचर्स में मैंने पहला बिकवाली का जो कॉल चुना है वो मेटल स्पेस से है और वेदांता यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस आपकी तेजी हमें बनती हुई नजर आई थी, अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फॉल जो है एक्सपेक्टेड है। तो वेदांता जो है यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्लोबल कोरिलेशन भी अगर आप देखें तो जब भी यूएस मार्केट्स में एक फॉल देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं मेटल्स और साथ साथ जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं और ऑटो एंसिलरी स्पेस है वहां पर हमें काफी बड़ा फॉल देखने को मिलता है। तो वेदांता के फ्यूचर्स बेचकर चले 120 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है और 127.50 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए कुशल, जो अगली कैटेगरी है इसके ऊपर रुक करते हैं। फ्यूचर्स की बात की थी आपने और फ्यूचर्स का स्टॉक मेरी लिस्ट में भी जान लेते हैं और मैं भी आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो मेटल स्टॉक्स में इसमें वीकनेस देखने को मिल रही है। एक तो रिकवरी बहुत शार्प है। अब दो कारण है गिरावट के, एक तो पहले बाजार की गिरावट, दूसरा आप देखिए कि जियो पॉलिटिकल टेंशन है, यूएस चाइना के बीच में भी जो दिक्कतें हैं, लगातार ट्रेड टेंशन बढ़ती जा रही है। इसका असर जो है आपको मेटल स्टॉक्स पर जरूर देखने को मिलेगा। मैंने टाटा स्टील को चुना है, हालांकि कल स्टॉक ने देखे तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई है, लेकिन मेरा भरोसा है कि बाजार अगर कमज़ोर होता है, ग्लोबल संकेत कमज़ोर है, तो स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है, अगर लक्ष्य के आसपास खोले तो एक बार स्टॉक को छोड़ दीजिए। आइडियाज़ ढेर सारे हैं आपके साथ। टाटा स्टील के जो फ्यूचर्स है इसमें आप 395 रुपये के लक्ष्य के लिए बिकवाली करेंगे और केवल 411 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। मैंने जो चुना है आज इंडेक्स को बिकवाली करने के लिए चुना है, क्योंकि कुछ क्या बात है बहुत गिरावट के संकेत साफ है। देखिए मैं एक चीज को मानता हूँ स्ट्रांगली कि आप देखिए आपके पास नेगेटिव खबरें कितनी सारी हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन बढ़ रही है वो उसकी खबरें हैं, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन के ट्रायल्स हैं वो बंद कर दिए गए, इनकी खबरें हैं। भारत में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तेजी का ट्रिगर है क्या, मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा। चलो अब तक तो हम बढ़ गए, लेकिन अब यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार जो है आपको नेगेटिव खबरों पर रिएक्शन करते हुए ज़्यादा नजर आएगा, जिसके चलते मेरा मानना है कि अगर आपको एक रिकवरी भी देखने को मिलती है गैप डाउन ओपनिंग के बाद, तो फिर भी वहाँ से बाजार में जो है आपको मुनाफा वसूली जो है हावी होते हुए नजर आएगी। इसके लिए मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आपको जो है निफ्टी के एक पुट ऑप्शन तो आपको जरूर खरीदना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज बड़ा है, कुछ स्टॉक्स में आप लॉन्ग हैं ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा हेज भी हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आज कल की जो एक्सपायरी है इसका आप 11,250 का पुट ऑप्शन निफ्टी में खरीद के चल सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो खरीदारी करनी है 57 रुपये के आसपास है। मैंने टाइम वैल्यू कैलकुलेट करके देख ली, कल की क्लोजिंग 61 है, आज जब खुलेगा तो करीब 57-58 के आसपास होगा। तो 57 से 60 के रेंज में आप कभी भी इसमें एंटर कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि इंट्राडे बेसिस पर अगर देखते हैं 11,250 टच करता है तो इस जो पुट के ऑप्शन की वैल्यू है वो 85 रुपये हो जाएगी। 11,250 के नीचे फिसलते इन द मनी हो जाएगा, तो यानी डेल्टा है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगा, बढ़िया होगा। फिर आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। 85 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 32 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखना होगा। मुझे लग रहा है कि बाजार में जो है गिरावट देखने को मिलेगी। कुशल, इस कैटेगरी में आपने कौन सा ऑप्शन चुना है आज? बिल्कुल, इनफैक्ट आशीष आपने इंडेक्स चुना तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूं आज, क्योंकि जिस हिसाब से मूड माहौल लग रहा है आप सर्टेनली जो है ग्लोबली कहीं ना कहीं क्यूज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लग रहे हैं, खासकर यूएस मार्केट्स में जहां पर हमारा ज़्यादातर कोरिलेशन हमें देखने को मिलता है, वहां से काफ़ी नेगेटिव संकेत आ रहे हैं और 3 दिनों से मुनाफा वसूली हमें वहां पर देखने को मिल रही है। तो उस लिहाज से बैंक निफ्टी ये मैंने चुना है, इस इंडेक्स को आपको जो है शॉर्ट करके चलना है और इसको
ऑप्शन के जरिए आपको इसमें ट्रेड करना है और इसके पुट को खरीदना है। और ये 17 सितंबर के जो सीरीज है उसके पुट को खरीदना है आपको। 562 रुपए के आसपास इसकी वैल्यू है अभी, और आपको जो आगे का लक्ष्य लगाना है इसमें वो 680 रुपए का होगा और 500 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें ट्रेड करना होगा। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर मार्केट जो है काफी ज्यादा वॉलेटाइल रह सकते हैं। पिछले 2-3 दिनों से हमें जिस आपकी खबरें आती हुई दिखी हैं और जिस आपका मूवमेंट इंडेक्स में देखने को मिला है, तो काफी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इस ट्रेड में आज उतरिए। तो बिल्कुल कुशल जो है, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ बाजार में पॉजिटिव है क्या? इससे पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, कुछ आपको लग रहा है ऐसा कि कहीं से पॉजिटिव है? ये इस बात को छोड़ दीजिएगा कि बाजार गिर बहुत चुके हैं, इसको छोड़कर कुछ पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं आशीष, इनफैक्ट यहाँ पर पॉजिटिविटी के संकेत अगर कुछ भी अगर हमने नजर आती है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही नजर आती है। वो पॉजिटिविटी की तरफ तो कुछ भी इशारा नहीं कर रहे हैं। खासकर अगर आप कोविड की केसेस देखें तो अब ऑलमोस्ट 90,000 नंबर्स आ रहे हैं ऑन ए डेली बेसिस। चाइना की अगर आप बात करें तो कुल केसेस ही उनके 85-86,000 रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक दिन में जो है ऑलमोस्ट उनके नंबर को सरपास करते हुए नजर आ रहे हैं और हम अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इनफैक्ट जिससे आपका मूड माहौल है अभी ग्लोबली और इंडिया चाइना के बीच में खासकर जो तनाव बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट काफी खराब देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगली कैटेगरी जो है उसके ऊपर रुक करते हैं। टेक्नोपे के कुशल आप बताएंगे? मैं बता दूंगा आशीष। तो टेक्नोपिक की अगर हम रुक करें तो वहां पर मेरे जो टेक्नोपिक है वो है भारत फोर्ज का। आप देखिए ग्लोबली जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मेटल्स और ऑटोज इनका जो है काफी ज्यादा नेगेटिव कोरिलेशन है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं जिस हिसाब से यूएस का मूवमेंट आता है, जब भी गिरावट आती है तो भारत फोर्ज और जितने भी ऑटो एंसिलरी स्पेस है और जो खासकर ओईएम स्पेस है वहां पर काफी अच्छा फॉल देखने को मिलता है। अब लेकिन भारत फोर्ज की तो इसमें ये चीज भी है कि 40% रेवेन्यू जो है इनका यूएस से आता हुआ दिखता है। तो यूएस मार्केट्स में एक बिकवाली का दौर हमें देखने को मिल रहा है और उस वजह से अगर आप भारत फोर्ज का भी चार्ट देखें तो काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इसमें कल के सत्र में भी देखने को मिली थी। 3 से 4% का फॉल हमें भारत फोर्ज में देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है कि भारत फोर्ज में वो जो गिरावट कल के सत्र में हुई थी वो आज भी कंटिन्यू रह सकती है। तो 452 के लक्ष्य के लिए यहां पर आपको बिकवाली करनी है और 478 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलो इस कैटेगरी में मैंने भी बिकवाली का ही स्टॉक चुना है। अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी। दरअसल अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। अब कहीं ना कहीं फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज आया, सुस्ती के संकेत थे, लेकिन जिस पैटर्न के नीचे कल गिरावट हुई है मुझे लग रहा है कि फर्दर एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा मैं लक्ष्य एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि निचले तरफ अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा सपोर्ट भी आ जा रहा है, यानी 67 रुपीज़ 75 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है। 66 रुपीज़ के आसपास जो है एक छोटा सा सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि 66 के आसपास ये थोड़ा सा रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा। फर्दर अगर ये 66 टूटता है तो यहाँ पर आपको और 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। मैंने जो कंजर्वेटिव लक्ष्य है उसको ध्यान में रख के आपको 66 रुपये का जो लक्ष्य है वो सुझाया है। लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस टेक्निकली लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 68 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है या फिर टिकता है तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव पैटर्न बन रहा है वो नेगेटिव होते हुए नजर आएगा। इसके लिए जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट नीचे की तरफ, उसका लक्ष्य हम ध्यान में रखेंगे। 66 रुपये के लिए आप अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉक काफ़ी चल भी चुका है तो इसके लिए बेचने में भी बहुत कंफर्ट आ रहा है। अगली जो कैटेगरी है वो फंडा पिक है, लेकिन इस फंडा पिक में हम लगातार, मैं तो 2 दिन से बिकवाली कर रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो ढेर सारे, आज भी बिकवाली है, क्योंकि ढेर सारे ट्रिगर ऐसे हैं। कुशल, मैं आपसे फिर इस बात पर जोर कर रहा हूँ कि तेजी के ट्रिगर हैं कहाँ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका एक ग्लोबल एक्सपोजर होता है और एक कोरिलेशन देखने को मिलता है कि अगर आपको यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखने को मिलेगी तो इन स्टॉक्स में भी इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। मेटल है 100% मेटल है। पहले भी स्टॉक में हमने बात की है और हिंडाल्को, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट अगर आप देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं अब अपने ब्रेकडाउन लेवल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एग्जॉशन है वो चार्ट्स पर नज़र आ रहा है। हालांकि आप देखेंगे तो हिंडाल्को टेक्निकली थोड़ा सा, अगर आप मंथली चार्ट्स को देखेंगे तो पॉजिटिव भी नज़र आएगा, लेकिन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट्स को आप बाजार में रूल आउट नहीं कर सकते। और ऐसे में जब अगर आप देखें तो घरेलू सेटअप कमज़ोर है, ग्लोबल मार्केट से लगातार सुस्ती के संकेत देखने को मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को में भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जिसके फ्यूचर्स हैं वो कल 180 रुपये 50 पैसे के आसपास बंद हुए और मुझे लग रहा है कि फर्दर आपको यहाँ से 5 रुपये तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। 175 पहला लक्ष्य होगा, इसको ध्यान में रखें। लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो केवल 4 रुपये ऊपर 184 का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को में आज आपको अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी।
बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट हिंडाल्को की अगर बात करें तो फंडामेंटली स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, बट जिस हिसाब का अगर आप इनकी वैल्यूएशन देखें तो ऑलमोस्ट 110 के लेवल से 180 का रनअप दिखा दिए, तो वैल्यूएशन फ्रंट पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव जोन पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और जिस आपकी आज की खबरें हैं, ग्लोबल सेटअप जो लग रहा है, उससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर बिकवाली का ट्रेंड आज आपको देखने को मिल सकता है। बट बहरहाल चलिए मेरी सूची को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और यहाँ पर फंडा पिक के लिहाज से मैंने GNFC चुना है। और ये चुनने की वजह सबसे बड़ी ये है कि DGRT ने जो है 2 दिन पहले रिकमेंडेशन दी थी कि इनकी एक स्पेशलिटी केमिकल है TDI, उस पर जो है एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। और अगर ऐसा हो जाता है आशीष, तो काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट इन लोग के लिए अच्छा पॉजिटिव बन सकता है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल यहाँ पर देखें तो इंडिया में ये 65% मार्केट शेयर होल्ड करता है TDI स्पेस में, और भारत में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और साथ ही अगर आप देखें तो इनकी ओवरऑल रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 25 से 30% रेवेन्यू केवल इस स्पेशलिटी केमिकल से आता है। और अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी ये लगती हुई नजर आती है तो डेफिनेटली इनके लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। और जिस आपकी प्राइस राइज हुई है अगस्त महीने से लेकर अब तक इस स्पेशलिटी केमिकल में, आगे भी अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है तो डोमेस्टिक मार्केट में ये और फर्दर अपनी प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। और यूरोप में भी अगर आप देखें तो सप्लाई काफी कम है, अराउंड 30% का शॉर्टफॉल वहां पर भी है। तो उस एस्पेक्ट से आपको GNFC इसमें खरीदारी करने की राय है। 260 रुपए का लक्ष्य रखना है, यानी कि मौजूदा भाव से 20 से 25% की अपसाइड मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, और 3 महीने की अवधि के लिए आपको इसमें होल्ड कर चलना है। तो ये तो हो गई आशीष फंडा पिक। अब अपनी अगली कैटेगरी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट पिक। इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मुझे आगे के लिए स्ट्रक्चरली जो अब स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है वो है पिडिलाइट का। आप देखिए क्रूड, जो हम सुबह आज शो के दौरान बात कर रहे थे कि किस हिसाब से इसमें अब गिरावट देखने को मिली है, और $40 के नीचे अब जो है क्रूड फिसलता हुआ नजर आ रहा है। और इनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट है, और इनपुट कॉस्ट जब भी रिड्यूस होते हैं तो इनकी मार्जिन जो है वो काफी सिग्निफिकेंटली सपोर्टिव बनती हुई नजर आती है। Q1 हालांकि हम जिस हिसाब से देख रहे थे कि लॉकडाउन था और उतना बढ़िया नंबर्स इनके नहीं आते हुए नजर आए थे, पर अब जिस हिसाब से रियल एस्टेट स्पेस में कहीं ना कहीं एक पिकअप आता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रक्चरली इसके लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। आप देखिए हाल फिलहाल जो भी प्लाईवुड वाले स्टॉक्स भी हैं, सेंचुरी प्लाई, आर्किड प्लाई, ये भी काफी अच्छा रनअप दिखाते हुए नजर आए थे, पर पिडिलाइट अभी इसमें मूवमेंट जो है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ड्यू है। बहुत अच्छे रिटर्न्स अब तक ये नहीं दे पाया है, तो इसलिए स्ट्रक्चरली मोमेंटम काफी स्ट्रांग आगे के लिए बन सकता है। 6 महीने की अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। ROE भी जो है 5 साल का औसत करीब 25-26% पर है, तो डेफिनेटली फंडामेंटली कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, डेट फ्री कंपनी है पिडिलाइट। इसमें खरीदारी करके चलिए। 6 महीने के लक्ष्य के लिए 1850 रुपए का आपको यहां पर टारगेट रखना है, तो यानी कि 30 से 35% की अपसाइड हम यहां से भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बिल्कुल कुशल, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि कोरोना वायरस से पहले जो प्री कोविड देखें तो ट्रेडिंग काफ़ी सिंप्लीफाइड होती थी। अगर आप देख लें कि क्रूड 7% 8% टूटा है तो आपको इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिलेगी। सारे जो केमिकल स्टॉक्स हैं वो तेज़ होते हैं, और इनफैक्ट पिडिलाइट, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट जैसे स्टॉक्स में भी 2.5 से 3% का मूव बड़ी आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो फंडामेंटल ट्रिगर तो है, मार्जिन में तो ज़रूर इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो कोरिलेशन है अब क्रूड का और भारतीय बाजारों का लगभग एक होता हुआ नजर आ रहा है। इस कैटेगरी में मैंने चुना एक्सेल इंडस्ट्रीज को, और स्पेशलिटी केमिकल जो बनाती है कंपनी। और देखिए कंपनी का साइज मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, केवल 1100 करोड़ की कंपनी है, और पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 19% की दर के साथ इनका जो मुनाफा है लगातार बढ़ रहा है। और पूरा स्पेस अगर आप देखेंगे तो केमिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होगी, बहुत ज़्यादा बजेंगे, API बनाने वाली कंपनीज। और जिस तरीके की आप देखिए कि करंट परिस्थितियों में भी इनके जो अवसर हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। भारत एक बड़ा एक्सपोर्ट हब बनता हुआ नजर आ रहा है। केमिकल स्पेस में मुझे लग रहा है कि अभी भी काफ़ी डीप वैल्यू है, और एक्सेल इंडस्ट्रीज इस स्टॉक काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इस स्टॉक को अगर आप 12 महीने देंगे तो यहाँ से आपको लगभग 50 से 60% तक के रिटर्न देखने को मिलेंगे। मैंने टेक्निकली जो लक्ष्य ध्यान में रखा है वो 1280 रुपये का, 857 के आसपास की क्लोजिंग है। 12 महीने का समय दीजिए, स्टॉक आपको बेहतरीन रिटर्न देगा। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर, और इस स्टॉक में मैंने चुना है कजारिया सेरामिक्स को। और इसको चुनने का कारण कुशल ये है कि अगर आप देखें तो गैस की जो कीमतें हैं उनमें थोड़ी सी कटौती की गई है गुजरात गैस की तरफ से, और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो टाइल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, सेरेमिक्स बनाने वाली कंपनियां, इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनके ऑपरेशनल खर्च का अगर आप देखें तो जो गैस है वो बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे में इनके फर्दर मार्जिन में एक एक्सपांशन देखने को मिलेगा। और रियल एस्टेट में भी आप बता ही रहे थे कि कहीं ना कहीं अब चीज़ें थोड़ी बहुत सुधरती हुई नजर आ रही हैं, चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं। 436 के आसपास की क्लोजिंग है। इंट्राडे का लक्ष्य मैंने ध्यान में रखा है यहाँ पर 455 रुपये का, 426 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा।
बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट इनकी आफ्टर मार्केट डिमांड भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि लोग जो है ज़्यादा घर में भी ना खरीदे, पर रिनोवेशन अगर करवाते हैं तो डेफिनेटली इनकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बट खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है आज के लिए वो है पावर ग्रिड का, और यहाँ पर खरीदारी इसलिए करनी है क्योंकि सरकार से जो है पावर ग्रिड को की जो सब्सिडियरी है उसकी एसेट मोनेटाइजेशन की मंजूरी मिल गई है। कल ये कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी और इनविट के तहत इसका जो है ये ओवरऑल एसेट मोनेटाइजेशन किया जा सकेगा। तो पावर ग्रिड यहां पर खरीदारी करके चलिए 182 के लक्ष्य के लिए 171 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अब अगली जो कैटेगरी है वो है माई चॉइस कैटेगरी, जहां पर हमारी जो पसंद है वो हम आपके सामने रखते हैं। और यहां पर काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट अगर आप देखें तो मेरे तीनों के तीनों सेल कॉल्स ही हैं, और जिस आपका मूड माहौल है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। पहला स्टॉक है मेरी सूची में एनएमडीसी का। आप देखिए, आपने हिंडाल्को दिया और मैंने जो है एनएमडीसी चुना है। कल 4.5% तक की गिरावट इसमें देखने को मिली थी, और आज जिस आपका मूड माहौल है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और फर्दर नेगेटिविटी आज के सत्र में आती हुई नजर आ सकती है। तो 86 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप बिकवाली कीजिए, 92 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी चॉइस है टाटा मोटर्स, इसके फ्यूचर्स भी बेचकर चलना है आपको। जिस हिसाब से इसने ऑलरेडी इतना रनअप दिखाया है तो मेरा फोकस उनमें है जिनमें ऑलरेडी अच्छा रनअप हो चुका है, और अब कहीं ना कहीं एक मुनाफा वसूली का ट्रेंड जो है जिन स्टॉक्स में आ सकता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो टाटा मोटर्स, इसके फ्यूचर्स पे आपको बिकवाली करके चलनी है, 137 का टारगेट रखना है, 145 का आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा। और तीसरा जो है इस कैटेगरी में मेरा स्टॉक है डीएलएफ का। मोमेंटरी अगर आप देखें तो यहां पर भी काफी अच्छा रनअप हो चुका है, और टेक्निकल आधार पर मैंने इसको चुना है। एक डाउनवर्ड पैटर्न जो है कहीं ना कहीं यहां पर विजिबल है, तो 1-2 दिन के हिसाब से डीएलएफ में एक बिकवाली नजर आ सकती है। तो 144 के टारगेट के लिए यहां पर भी बिकवाली कीजिए, 152 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। देखिए, इस कैटेगरी में मैं सबसे पहले बिकवाली करना चाहूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्ट्रक्चरली मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, और अगर फर्दर यहाँ से गिरावट देखने को मिलती है तो एक अहम जिसमें रिकवरी देखने को मिली थी वो ट्रेंड लाइन थी, वो ट्रेंड लाइन टूटती हुई नजर आएगी और इस स्टॉक में आपको भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। मुझे लग रहा है कि एक बार 200 रुपए तक के नीचे फिसल सकता है। 158 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टेट बैंक के फ्यूचर्स में आप बिकवाली करेंगे, और केवल 4 रुपए ऊपर 208 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। डाबर ये अगला स्टॉक होगा, लेकिन यहाँ पर खरीदारी करनी है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि इस पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि गिरावट के बाद बाजार में एक रिकवरी आएगी। तो इस रिकवरी को प्ले करने के लिए मुझे लग रहा है कि जो डिफेंसिव बेट्स हैं ये फर्दर एक आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। एफएमसीजी स्टॉक्स अभी भी अगर आप देखें तो दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले बेहतर तरीके से अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, और डाबर मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली भी एक बहुत ही बेहतर प्ले है, और मुझे लग रहा है कि 486 के आसपास की क्लोजिंग है। 495 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, और केवल 6 रुपए नीचे 480 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। क्रूड में जो भारी गिरावट देखने को मिल रही है, $40 के नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है क्रूड। इसका एक असर फंडामेंटली आपको देखने को मिलता है ओएनजीसी के स्टॉक के अंदर। चार्ट पैटर्न्स मुझे बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। कल भी स्टॉक मैंने आपको बिकवाली करने की सलाह दी थी, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली थी फ्यूचर्स में। मुझे लग रहा है कि ये गिरावट जो है फर्दर एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी, और क्रूड में गिरावट का जो इम्पैक्ट है आप इसे प्ले कर सकते हैं ओएनजीसी के फ्यूचर्स में बिकवाली कर 71 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर 76 के पार निकल जाता है तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो पैटर्न है वो नेगेटिव होते हुए नजर आएगा, इसलिए 76 रुपए का जो स्टॉप लॉस है उसे जरूर ध्यान में रखें। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको 20 ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पिक्स बताए हैं आज के लिए। फटाफट रिकैप कर लेते हैं। कैश स्पेस से मैंने आपको जेके पेपर्स बताया है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। स्कूल्स जो है 21 सितंबर से खुलते हुए नजर आएंगे, तो ये काफ़ी पॉजिटिव इनके लिए साबित हो सकता है, इनकी डिमांड के लिए। वेदांता, इसके फ्यूचर्स आपको बिकवाली करके चलनी है। ग्लोबल मूड माहौल जिस हिसाब से है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक शॉर्टिंग ट्रेंड नजर आ सकता है। निफ्टी बैंक के 22,800 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है 17 सितंबर का। यहाँ पर भी आपको बिकवाली नजर आ सकती है, तो 680 के टारगेट के लिए यहां पर ट्रेड करें। टेक्नोपिक में भारत फोर्ज, इसके फ्यूचर शॉर्ट करके चलना है। ग्लोबली जब भी अमेरिकन मार्केट्स में बिकवाली आती है, ऑटो एंसिलरी और ओईएम स्पेस में हमको एक फॉल नजर आता है, तो यहां पर बिकवाली करके चलिए। फंडामेंटली जीएनएफसी काफी स्ट्रांग लग रहा है। अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी टीडीआई पर लगती है तो ये स्पेशलिटी केमिकल काफी फोकस में रह सकता है जीएनएफसी के लिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट आइडिया पिडिलाइट है, यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। क्रूड में जिस हिसाब की फॉल हमें देखने को मिली है 7-8% की, उससे काफी पॉजिटिव इनके लिए साबित हो सकता है मार्जिन फ्रंट पर। साथ ही पावर ग्रिड यहां पर भी खरीदारी करने की राय है। सब्सिडियरी में एसेट मोनेटाइजेशन की मंजूरी मिल गई है कैबिनेट से, और माई चॉइस के लिहाज से एनएमडीसी के फ्यूचर शॉर्ट करके चले। साथ ही ग्लोबल एक्सपोजर वाले टाटा मोटर्स, इस पर भी बिकवाली करने की राय है, और डीएलएफ स्ट्रक्चरली नेगेटिव लग रहा है आज के लिए, तो यहां पर बिकवाली करके चले पर। और इन सब में अगर आप देखें तो मेरा जो सबसे ज्यादा कन्विक्शन है वो पिडिलाइट पर है। 6 महीनों की अवधि के लिए 1850 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं।
तो चलिए, कैश का स्टॉक है एक्सचेंजिंग सोल्यूशन, 80 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है और बाजार में जो गिरावट है इसका आपको असर देखने को मिलेगा मेटल स्टॉक्स में। यहाँ पर टाटा स्टील के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे 395 रुपए के लक्ष्य के लिए। ग्लोबल सेटअप कमजोर है, 11250 के नीचे भी संभावना की निफ्टी फिसलता हुआ नजर आए। यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदेंगे 85 रुपए के लक्ष्य के लिए। अशोक लेलैंड टेक्निकली काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आप फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ग्लोबल सेटअप कमजोर है, मेटल स्टॉक्स में असर देखने को मिलेगा। हिंडाल्को में बिकवाली करेंगे और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन पिक है एक्सेल इंडस्ट्रीज। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो मुनाफा जो है ऑलमोस्ट 19% की दर से बढ़ा है। कंपनी का साइज छोटा है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। 1 साल का समय देंगे तो यहाँ पे 50 से 60% तक के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। गैस की कीमतों में जो कमी आई है इसका एक असर देखने को मिलेगा। सेरामिक्स कंपनीज में कजारिया सेरामिक्स को मैंने चुना है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे और बाजार की रिकवरी को प्ले कर सकते हैं आप डाबर में खरीदारी करके। और क्रूड में जो भारी गिरावट आई है इसका असर देखने को मिलेगा आपको ओएनजीसी में, यहाँ पर फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में देखें तो मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है एक्सेल इंडस्ट्रीज में। पैटर्न काफी बढ़िया है, फंडामेंटल्स अच्छे नजर आ रहे हैं। 1 साल के लिए होल्ड करेंगे तो यहाँ पे 50 से 60% तक के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं।